नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत मीन्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और केमिस्ट्री के लेक्चर में बेटा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एमसीक्यू पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यू पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे। लगभग 15 ऑब्जेक्टिव हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए थे। उसमें मैंने बेसिक से लेके आपके कुछ एडवांस से भी आ गए थे। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 15 ऑब्जेक्टिव के बाद वाले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ने सारे टॉपिक को कंप्लीट या सारे टॉपिक को हमने क्या करा है, कवर करा है, कंसीडर करा है। सारे टॉपिक से रिलेटेड अच्छे ऑब्जेक्टिव दिए हैं हमने, और आगे भी इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे आने वाले हैं जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आएगा थोड़ा सा, और इजी भी कह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी कर लिया तो आसान है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर है एमसीक्यू नंबर है 16। लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड coordination compound show isomerism एलिडियम कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप ऑफ। ठीक है, हम बोलते हैं सर कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होने से वो क्या करता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होने से वो आपका आइसोमेरिज्म शो करता है। वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है वो आपको समझना है। एक कंपाउंड दिया है पेलिडियम कॉम्प्लेक्स, पेलिडियम के कॉम्प्लेक्स दिया है ये वाला, ये दो कंपाउंड दिए हैं। ये दो क्यों दिए हैं, क्योंकि दो आइसोमर दो होते हैं, मतलब एक दूसरे के एक जैसे दिखने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इनको लिखना चाहे बेटा, हम कैसे लिखेंगे, ये दोनों आपको दिखने में बिल्कुल सेम नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये दिखने में सेम है, इनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके जो गुण है वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। यही आइसोमर कहलाते हैं, यही घटना आइसोमर कहलाती है। यहाँ पर एससीएन था, मैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखता हूँ, एससीएन था। यहाँ पर दूसरे में दे दिया एनसीएस। क्या दे दिया बेटा, एनसीएस। यही फर्क है सिर्फ, यही पर फर्क आपको दिख रहा होगा, बाकी तो सेम है। यहाँ पर एससीएन है, यहाँ पर एनसीएस है। मतलब यहाँ पर जो है आपका सल्फर डायरेक्ट जुड़ा है यहाँ से, और यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है। तो ऐसा लिगेंड जिसमें ऐसे दो चीजें होती है उनको एम्बिडेंटेड या उभयदंती लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर दोनों सेम है, मतलब आपस में आइसोमर है, दोनों आपस में सेम दिख रहे हैं, इनका सूत्र इनका सूत्र एक जैसा है, लेकिन इनकी संरचना जो होगी, इनका जो क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, जिससे इनकी प्रॉपर्टी इनके गुण बदल जाएंगे एक दूसरे से। पर हम बोलते हैं सर दोनों दिखने में एक जैसे हैं, मतलब आइसोमर तो है, समावयवी तो है, लेकिन कौन से टाइप के आइसोमर है ये आपको देखना है, कौन सा आइसोमरिज्म में ये शो कर रहे हैं, कौन सी समावयवता दर्शा रहे हैं। जब भी एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात होगी तो याद रखना यहाँ पे लिंकेज आइसोमरिज्म आएगा। क्या आएगा बेटा, लिंकेज आइसोमरिज्म आएगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के सेंट्रल मेटल एटम या ये चेंजेस देखने को मिलेगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगा आपका जियोमेट्रिकल, ये तो उसमें आते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन में तो ये चीज में आते हैं। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ये लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। आगे हम बढ़े, आगे हमको एक मेज कॉलम टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, और अब आपको एक साइड क्या दिया है, एक साइड फॉर्मूला दिया है, और दूसरा साइड उस फॉर्मूले के बेस पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है या स्ट्रक्चर पूछा है। तो देखो कैसे मैच करे सर, मुझे पहले वाले का आता है। जैसे पहले वाले में दिया है एक्स ई, एक्स ई से सेंटर में लिखा जाएगा, और एफ ई सॉरी एफ सिक्स दिया है। क्या दिया बेटा, एफ सिक्स। तो एफ सिक्स से कैसे जुड़ेंगे, एक साइड ऐसा जुड़ेगा, एक साइड ऐसा जुड़ेगा, एक साइड ऐसा जुड़ेगा, एक साइड जुड़ेगा। कितने बेटा, चार। कितने बेटा, चार। तो ऐसे जुड़ेंगे आपके, ऐसे और ऐसे करके पूरे जुड़ते हैं, ऐसे करके। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, छह जुड़ जाएंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर होगा एक्स ई एफ का हो जाएगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल विकृत अष्टफल की। तो ए का क्या आना चाहिए, ए का आना चाहिए बेटा आपका थ्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए का थ्री आना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखो, मैंने आपको पहले का बनाना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एक पता हो, तो उसके बेस पे आप स्ट्रक्चर देखना सीखो। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन देखना सीखो, तो आप बोलोगे सर मुझे पता चला है कि ए जो है इसका स्ट्रक्चर होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ए का वन आना चाहिए। तो ए का वन किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब आप बोलोगे इन दोनों में से होगा। दूसरा, दूसरे में सिर्फ दो में फर्क है। अगर एक्स ई ओ थ्री है तो इसके सामने क्या होगा, तो देखो एक्स ई ओ थ्री कैसे होता है, एक्स ई ओ थ्री कैसा होता है, तो एक्स ई ऐसा लिख देते हैं, ओ थ्री कैसे लिखे होते हैं, तो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होते हैं, तीन ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े होते हैं।
और यहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे हम पिरामिडल, इस तरह का बनेगा स्ट्रक्चर। तो ये पिरामिड आकार का बनेगा, ऐसा पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, पिरामिडी। इसके सामने आ जाएगा बेटा बी, के सामने आ जाएगा थ्री। बी का आना चाहिए थ्री, बी का आना चाहिए बेटा थ्री। तो बी का थ्री किस में है, तो इन दोनों में तो पहले हट गए। बी का थ्री इसमें है, तो आप बोलोगे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ये अपने आप गलत हो जाएगा। फिर ये जो एक्स ई ओ एफ ओ फोर है, इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा, वर्ग पिरामिड आ जाएगा। और ए एक्स ई एफ फोर जो है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल वर्ग समतली। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसमें आप जितनी कोशिश हो जल्दी से आप एक दो का मैच करके आपके ऑप्शन देखने लग जाओ, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको सब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पे पहले का पता था कि पहले का पहले आएगा, मैंने पहले का पहला देख लिया, अब दो तो अपने आप कट गए। फिर पता चल गया बी का थ्री आएगा, तो मैंने बोला सर बी के थ्री पे मेरे को पता चल गया कि ये बी थ्री और हमारा ऑप्शन आ गया थ्री। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है, ध्यान रखें। आगे बढ़े हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। ध्यान रखो होमोलेप्टिक पूछा है, इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो होमोलेप्टिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है संकुल जो होता है होमोलेप्टिक संकुल होता है। तो समझो होमोलेप्टिक, होमो होता है सेम, और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक होता है समान। अब मैं यहाँ पे दो कंपाउंड लिखता हूँ, दो कंपाउंड लिख के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ CO NH3 6 CL3। ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया, दूसरा मैं लिख देता हूँ इसी का जैसा, उससे भी हम आएंगे लेकिन ये भी समझ लो उसके जैसा ही। NH3 लिखा मैंने, 6 की जगह 5 लिख दिया, और एक क्लोरीन अंदर आ गया, तो अब हो गया Cl और बाहर हो गया Cl3। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो एक ही टाइप के लिगेंड से जुड़ा है। कितने टाइप का, वन टाइप के लिगेंड से। तो एक ही टाइप के लिगेंड से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलेप्टिक बोलते हैं। अगर आपका उप सहसंयोजक यौगिक जो है, उप सहसंयोजन यौगिक है, उस उप सहसंयोजन यौगिक में जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ा हुआ है, ये केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा है लिगेंड, वो एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो वो होमोलेप्टिक होगा। अगर एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक होगा। एक ही प्रकार का अगर लिगेंड या सहलग्नी है, तो आप बोलोगे उसको होमोलेप्टिक संकुल। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कितने टाइप के ही, ये टाइप का जुड़ा हुआ है, और एक ये टाइप का जुड़ा हुआ, दूसरा टाइप, दूसरा टाइप। तो आप बोलोगे सर एक में एक ये टाइप से जुड़ा हुआ है, एक ये टाइप के। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल टाइप दो टाइप के लिगेंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ है, एक ये लिगेंड से जुड़ा हुआ है, एक ये लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दो टाइप के हैं, तो इनको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलेंगे बेटा, हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, तो क्या बोल देंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हिंदी में भी यही बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड या संलग्नी से जुड़ा है तो होमोलेप्टिक संकुल। अगर केंद्रीय धातु परमाणु दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड या संलग्नी से जुड़ा है तो वो हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। एक ही प्रकार तो होमोलेप्टिक, एक से ज्यादा प्रकार या दो से अधिक प्रकार वो हेट्रोलेप्टिक, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, थ्री पॉजिटिव पे ध्यान देने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ लिगेंड को ध्यान देना है। होमोलेप्टिक पूछा है तो आप खुद देखो, यहाँ पर दो टाइप से जुड़ा है, यहाँ पर भी दो टाइप से जुड़ा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक ही टाइप के लिगेंड से जुड़ा हुआ है केंद्रीय अणु परमाणु, तो राइट आंसर हो जाएगा वन, बाकी हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस तरह की चीजें आपको ध्यान। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ इथेन वन टू डाइअमाइन, है ना, एज अ लिगेंड। इथेन या एथेन वन टू डाइअमाइन एक लिगेंड होता है, उसके लिए कौन सा कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। लिगेंड के रूप में जो एथेन वन डाइअमाइन होता है, लिगेंड के रूप में जो होता है एथेन वन डाइअमाइन जो होता है लिगेंड के रूप में, उसके व्यवहार के लिए सही कथनों की पहचान करो। तो आप बोलो पहले तो ये होता है क्या, एथेन वन टू डाइअमाइन। ठीक है, तो इथेन वन टू डाइअमाइन का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये आपका एक लिगेंड होता है, इसको बोलते हैं ये एक लिगेंड है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं EN, कैरेक्टर का EN। इथेन इथेन वन टू डाइअमाइन, ये इसको बोलते हैं एथाइलिन डाइअमाइन। इसका नॉर्मल नेम है, कॉमन नेम है इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन।
हिंदी में एथाइलिन को हम लिखते हैं एथिलीन, प्रोनाउंस होता है एथाइलिन, हिंदी में एथिलीन लिखते हैं डायन। अब एथिलीन डायमाइन और ये इसमें क्या फर्क है सर? फर्क ये है कि वो आईयूपीएसी नाम दिया गया है और ये मैं लिख रहा हूँ कॉमन। तो आप क्या बोलोगे सर? इथाइलिन डायमाइन यानी एथिलीन डायमाइन जो होता है, एथिलीन डायमाइन जो होता है ये कॉमन नेम है, और एथेन 1,2 डायमाइन, एथेन 1,2 डायमाइन ये आईयूपीएसी नेम होता है। ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम सेम है। ये आईयूपीएसी नेम, ये कॉमन नेम, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। कितनी तरीके से मैंने बता दिया। तो ये क्या है? तो इसमें देखो, इसमें ना क्या है कि इसमें दो डोनर एटम होते हैं। एक ये डोनर एटम होता है, एक ये डोनर एटम होता है। दो दाता परमाणु उपस्थित है, और अगर दो दाता परमाणु उपस्थित है तो वो कहलाता है बाइडेंटेड लिगेंड। अगर दो डेनोरेटम लिगेंड प्रेजेंट है तो ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो क्या ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो ही डेनोरेटम है। इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो बिल्कुल सही। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एक द्वितंतु लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है। क्या एक किलेटिक लिगेंड है? तो नहीं। इट इज अ यूनिडेंटेड लिगेंड, नहीं। कैसे पता चला सर आपको? यहाँ पर ये एथेन 1,2 डायमाइन जो होता है, जिसको शॉर्ट, जिसको हम कॉमन नेम इथाइलिक डायमीन बोलते हैं, फॉर्मूला होता है EN, शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा फॉर्मूला होता है ये। इसमें आपको पता चलता है कि दो डोनर एटम है, एक डोनर एटम ये रहा, एक डोनर एटम ये रहा। दो डोनर एटम होने की वजह से ये कैसा हो गया बेटा? बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। एग्जाम्पल याद रखना। एक और बाइडेंटेड कौन सा बोला मैंने? एक और बाइडेंटेड होता है आपका C2O4 2 नेगेटिव। C2O4 2 नेगेटिव, इसमें इसको भी बाइडेंटेड लिगेंड बोलते, ध्यान। मैंने तो दो चीजें बता दी है, पहले बताया, आज भी बता दिया। ठीक, तो आगे बढ़े हम। मेज द कॉलम, कितना आसान वाला दिया बेटा? मेज द कॉलम 1 और 2, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। एक तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तरफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल मिथिल एटम दिया है। एक प्रकार उप संयोजन यौगिक दिए हैं, समन्वय यौगिक दिए हैं, और दूसरी प्रकार ये बताया गया है कि इस यौगिक में कौन सी धातु होती है। जैसे क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर कौन सी मेटल होती है? तो याद रखना, क्लोरोफिल से ही याद रखना, मैग्नीशियम। पहले का आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा बेटा? पहले का सी, और पहले का सी आ रहा है पहला, और सी वाला गलत हो गया। ऑप्शन हमारे देख लीजिए, तो हम पहला पता है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होती है। आप ये बायो में भी पढ़ते हैं, बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु होती है, मैग्नीशियम मेटल होती है। तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, मैग्नीशियम का समन्वय यौगिक या ऑक्सीजन यौगिक होता है, ये आपको पता है। अब अगर मैंने बोला कि इसके अंदर ये होता है, तो फिर आगे मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोल दूंगा सर कि पहले का सी, पहले का सी आ रहा है, मतलब पहले का इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गए। अब इन दोनों में से चेक करते जाना है। तो देखो, ब्लड पिगमेंट, ब्लड पिगमेंट जो होता है रक्त वर्णक होता है, तो ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसी की वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड कलर का होता है। हमारे ब्लड का रेड कलर ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टाइप है। और इस हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी सेंट्रल मेटल एटम होती है? तो आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। कौन सा होता है? आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe। क्या होता है बेटा? Fe। हम बोलेंगे कि रक्त वर्णक यानी रक्त के अंदर लाल रंग देने वाला वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन एक वर्णक के साथ साथ प्रोटीन भी है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में उप सहसंयोजन यौगिक का एक प्रकार है, और इस यौगिक के अंदर कौन सी धातु होती है? तो आप बोल दोगे सर इसके अंदर होती है Fe। तो बी का आ जाएगा 2, 2 का आ जाएगा ए, 2 का ए आ जाएगा। फिर बचा है क्या? विटामिन B12। विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका नाम होता है साइनोकोबिलेमिन। साइनोकोबिलेमिन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट होता है। क्या होता है बेटा? कोबाल्ट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पहले का हो गया सी, बी का, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया बी। तो राइट आंसर आपका आ गया डी, ये वाला गलत हो गया। जितनी जल्दी हो सके जो ऑप्शन हट रहे हैं उनको हटा दो, फिर दो ऑप्शन बच जाएंगे, तो दो ऑप्शन में आपको देखना रहेगा, तो आपका आधा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया बेटा? राइट आंसर आ गया इसका बी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? इस कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समायोजकता दर्शाता है? तो आप देखो बेटा, ये नहीं शो करता है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। आपने ये कंपाउंड पढ़ा होगा, इसको सीस प्लेटिन बोलते हैं। ये कंपाउंड कैसे बनते हैं समझ जाओ, मैं बताता हूँ इधर। ये है पीटी, ये लिख दिया मैंने पीटी। अब दोनों सेम सेम दिखेंगे लेकिन डिफरेंट लिखा रहेगा, ध्यान। देखो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया, मान लो
Cl Cl, ठीक है, NH3 NH3। अब यही कंपाउंड दिख रहा है, अब इसका ही दूसरा भाई कौन होता है, दूसरा भाई हम थोड़ा सा इधर लिख देंगे। अगर इसका ही दूसरा भाई मुझे देखना है तो दूसरा भाई कौन है इसका, Pt। इसका दूसरा भाई ऐसा लिखा जाएगा। NH3 को उधर लेके जाओ या एक को किसी को चेंज कर दो, Cl को इधर ही रखता हूँ, NaCl को चेंज करता हूँ, तो ये हो गया NH3, Cl इधर आ गया, ये NH3 वैसा का वैसा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम थे, ये सेम था, ये सेम था, यहाँ पर दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो आप बोलोगे सर इतने से फर्क से क्या होगा, इतने से फर्क से पूरा चेंजेस होगा। ये भले आपको दोनों में एक जैसे दिख रहे हो, ये दिखने में भले दोनों एक जैसे दिख रहे हो, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, दोनों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप बोलोगे इसी को तो हम बोलते हैं आइसोमर, या इसी को बोलते हैं आइसोमरिज्म, और इस टाइप के आइसोमरिज्म को बोलते हैं जियोमेट्रिकल या ज्यामितीय समायोजन बोलते हैं। ये कौन से कंपाउंड में देखने को मिलती है, इसमें। अच्छा, इस फॉर्म को बोलते हैं सिस, इसको इनके नाम भी होते हैं, ध्यान रखो इनके नाम भी होते हैं सिस। इसका नाम है सिस प्लेटिन, पीटी मतलब प्लेटिन, प्लेटिन का बना है, तो प्लेटिन और सिस इस ग्रुप को बोलते हैं। और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट, इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको बोलते हैं सिस, सिस को हिंदी में बोलते हैं समपक्ष, और ट्रांस को बोलते हैं विपक्ष। विपक्ष मतलब देखो एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के समान है, तो सिस और ट्रांस, ठीक है। तो याद रखना, और यही सिस प्लांट प्लेटिन जो है इसका यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट। कैंसर बीमारी जो होती है आपने सुनी होगी, कैंसर बीमारी के उपचार में इस कंपाउंड का यूज किया जाता है, इस केमिकल का यूज किया जाता है, ध्यान रखना। तो कौन सी कंपाउंड में देखने को मिलती है, इस कंपाउंड में देखने को मिलती है, बाकी ऑप्शन गलत हो गए, डी वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम। Which of the following pairs are linkage isomer? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लिंकेज समायोता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म है कि बाइडेंटेड लिगेंड आपको देख, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो आइसोमेरिज्म होगा। अक्सर कैसे पहचाने, यहाँ पर H2O है, ये मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड, मतलब ये दोनों ऑप्शन है ही नहीं, और ये भी नहीं। अब ये कैसे है सर समझो, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये CO से एक बार कौन जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर CO से एक बार कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। वही CO से अगर आप देखोगे तो एक बार जुड़ रहा है NO2, एक बार CO से कौन जुड़ रहा है, ONO। ये जो कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेंटेड उभय दंती। क्या बोलते हैं बेटा, उभय दंती बोलते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि उभय दंती क्या है, तो ये एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, लेकिन एक बार इससे ये जुड़ रहा है, एक बार ये जुड़ रहा है, तो ये एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं, उभयधर्मी लिगेंड कहलाते हैं इस टाइप के लिगेंड। और अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड कंडीशन है तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगा, लिंकेड आइसोमेरिज्म होगा। तो आप खुद बताओ, एम्बीडेंटेड लिगेंड ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसमें दिखाई दे रहा है एक बार ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक बार नाइट्रोजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड होने से ये कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया ए। लिंकेज आइसोमेरिज्म का उदाहरण क्या हो गया बेटा, बंधन समावयवता बोलते हैं। तो एक बार इसका बंधन इससे होगा, एक बार इसका बंधन इस एन से होगा, एक बार इसका बंधन ओ से होगा, तो इसको बोल देंगे बंधनी समावयवता। बंधनी समावयवता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लिंकेज बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़े हम। अब भी हमने बोला था, देखो प्लेटिनम NH3Cl2 में कितने ज्यामीय समावयव दिखते हैं, कितने आइसोमर दिखते हैं। सीधी सी बात है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था आइसोमर होते ही दो है। अभी मैंने आपको बताया था ये कंपाउंड में, ध्यान से देखो, एक आइसोमर ये दिखा था, एक आइसोमर ये दिखा था, कितने आइसोमर दिखेंगे इस कंपाउंड में, दो। कितने दिखेंगे बच्चा पार्टी, दो। तो आप बोलोगे सर कैसे दो दिखेंगे, अरे ये बताया था भाई साहब ने, ये Cl Cl NH3 NH3, ये एक आइसोमर हो गया। इसका दूसरा आइसोमर कैसा बनता है, दूसरा आइसोमर बन जाता है सर कि Cl है तो NH3 कर दो, NH3 है तो यहाँ पे Cl कर दो, तो ये दूसरा आइसोमर। तो दो टाइप के आइसोमर होते हैं, दो टाइप के आइसोमर दिखेंगे इसमें, कितने ज्यामितीय समावयव दिखेंगे, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखेंगे, जो जो जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने बेटा, तो आप बोलोगे ओनली टू, कितने, ओनली टू। तो राइट आंसर क्या हो गया, टू। आगे बढ़े। विच कॉम्प्लेक्स इज यूज, ठीक है ध्यान समझो,
विच कॉम्प्लेक्स इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन से कॉम्प्लेक्स का यूज होता है ये आपको बताना है। जल की कठोरता को दूर करने में कौन से यौगिक का उपयोग होता है, कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज होता है, तो याद रखना ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। ईडीटीए क्या है सर, ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड वाला कंपाउंड है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, ये भी ध्यान रखना है। ईडीटीए क्या है, लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड, क्योंकि उसमें 6 डोनर एटम होते हैं। षटदंतुर या 6 दाता परमाणु होने की वजह से इसको हेक्साडेंटेड या षटदंतुर लिगेंड कहा जाता है। और यही से षटदंतुर लिगेंड से बना जो कॉम्प्लेक्स होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड से बना कॉम्प्लेक्स होता है, वो यूज होता है वाटर की हार्डनेस को दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। ये बात आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, आगे बढ़े हम। द कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन ब्लू ब्लैक इंक, ब्लू ब्लैक इंक जो होती है नीले काले स्याही में प्रयुक्त समन्वय यौगिक कौन सा है, जो नीली काली स्याही होती है उसमें कौन सा पोटेशियम कंपाउंड होता है, कौन सा आपका क्या बोलेंगे समन्वय यौगिक होता है, तो आप बोलोगे वो होता है ए। आपका ये जो साइनो कंपाउंड होता है, आयरन का साइनो कंपाउंड होता है, ये होता है ए। तो आप बोलोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन निकिल कोबाल्ट फोर, ठीक है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप देखो, सबसे पहले मैं आपको ये चीजें बिल्कुल ये इजी है, लेकिन आपको कैसे टफ है, पहले तो आप सबसे पहले इस कंपाउंड के लिए क्या दिया हुआ है, निकिल सीओ और 4 दिया है, ठीक है। अब आपको ये निकालना, अभी आपको ये बताना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण कौन सा है। इतना डिफिकल्ट है तो ये इसको आपको सीधे समझना है, तो देखो पहले आपको इसमें 4-5 चीजें आती है तो ये आप कर पाओगे, नहीं तो ये डिफिकल्ट लगता है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, इन पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0, मुझे सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो मुझे यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मतलब निकिल ही है, तो निकिल के लिए आपको लिखना है उसका उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मुझे नहीं आता सिर्फ। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, 28 इलेक्ट्रॉन हम कैसे लिखेंगे, तो Ar लिख दो, 3d लिख दो, 4s लिख दो, इतना लिख दिया। अब क्या करें, Ar लिख दिया मतलब आपने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, 18 और 2 20 बचे कितने 8, तो हो जाएंगे डी में। ये तो होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ सर, मैं इसके लिए बॉक्स बना देता हूँ, मुझे पता है बॉक्स किसे बनाना है, डी के लिए बनाना है और किसके लिए बनाना है, 4s के लिए। तो ध्यान दो, डी में 5 बॉक्स बनते हैं, तो मैं बना देता हूँ सिर्फ 5 बॉक्स, मैंने ये बना दिए 5 बॉक्स। और ए से तो इसमें कितना बनेगा बेटा, एक ही बनेगा। फिर आता है 4p, 4 आता है 4p, 4s, 4p, 4d, ठीक, अब समझ होता क्या है। पी में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए हैं। अब समझो, अब मुझे क्या करना है, अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे हाइब्रिडेशन कैसे बताना है सर, तो पहले समझ लो ये किसकी बात हो रही है, 3d की बात हो रही है, ये 4s की बात हो रही है, 4p की बात हो रही है, 4d की बात हो रही है। सर मैं कैसे समझू, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है कोबाल्ट, क्या है बेटा, कोबाल्ट CO, कार्बोनिल है, सॉरी कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, CO मतलब कार्बोनिल है। अब ये कार्बोनिल कितने पेयर देगा इलेक्ट्रॉन, इसको 4 पेयर देगा, कितने पेयर देगा, 4 पेयर। 4 पेयर जाएंगे कहां से, तो ये अनपेयर्ड ऐसे जैसे रहेंगे, 4 पेयर कहां भरे जाएंगे, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, ठीक है। तो एक एक पेयर आपके भरे जाएंगे बेटा, तो कितनी पेयर हो गई, 4 पेयर हो गए, और 4 पेयर में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे, तो आप बोलोगे सर क्या हो, 4s, नहीं नहीं देखो, यहाँ पर ये क्या है आपका sp3, p में तो अपन ने 2 ही बनाया पहले, p तो तब आएगा p के पहले, अब p पहले बनाना पड़ेगा अपने को, p बना लेते हैं अपन, p कहाँ गया p, ये p में 3 बनाना है और आपको 4 बनना है, 1 2 3, ठीक है, 4p है। अब आप बताओ कैसे हाइब्रिडेशन देखेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपन ने भरे हैं, ये जो 4 पेयर इसने दिए वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ से भरे हैं। ये ऐसे कैसे सेपरेट है, इनका कोई लेना देना नहीं है, जो 4 पेयर मिले इसने यहाँ पर भरे हैं, तो कितने बॉक्स इन्वॉल्व हुए इस प्रोसेस में, तो एस का 1 बॉक्स हुआ है, पी के 3 हुए हैं, तो आप बोल दोगे इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, इसका संकरण हो जाएगा sp3। इसे डिफिकल्ट तरीके से निकालना होता है, आपको इतना सारा समझना होता है, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, चलिए अब ये और नई चीज आ गई, ये भी इससे रिलेटेड है।
इसमें आपको बताना है कि ये हाई कॉम्प्लेक्स है या लो कॉम्प्लेक्स है कि टेट्राहेड्रल है पैरामैग्नेटिक है, कैसे समझेंगे सर? तो इसके लिए भी यही कॉम्प्लेक्स है। देखो मैंने क्या करा, पहले लिख दिया मैंने Fe(Cn)(6)(4) नेगेटिव। मैं सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगा? एक्स, इसका एक का होता है -1, 6 है तो -6, इक्वल में ऊपर है चार्ज है तो -4। इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो +6 और -4 हो जाएगा +2। ये कितने में क्लियर हो गई? इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब Fe का ऑक्सीडेशन क्या 2 पॉजिटिव या +2, सॉरी +2 आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसके लिए क्या करना है? मुझे लिखना है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे लिखूंगा मैं? मुझे पता है कि ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखते हैं? 26 होता है, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम करना है तो 18 यहाँ भर दिए हैं। ये पहले नॉर्मल ऐसा होता है, नॉर्मल ऐसा होता है, समझ। यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? 18 और 2 20 और 26 बनने होते थे यहाँ पे 6। अब आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है क्योंकि ये तो Fe का होता है। Fe का है तो आपको Fe2 पॉजिटिव का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? आपने बोला सर 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो। मैं बोलता हूँ चलो हटा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिएंगे तो कैसे लिखा जाएगा? आ जाएगा 3d6 और s0। 3d6 लिखना है मतलब d में 3 है, तो अपने को यहाँ ध्यान से d में 5 बॉक्स बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, ये भर दिए। 4s में 0 है, ठीक है सर 0 भर दिया। 4s में 0 है तो 4s वाला 0 हो गया। फिर अब देखो, ये तो हो गया इसका। अब यहाँ पर Cn6 है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे? ये 6 पेयर इसको देगा, और 6 पेयर अगर इसको देगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरे जाएंगे? तो समझ लो। अब यहाँ पर एक चीज होगी, जैसे ये पेयर्ड एक है और बाकी अनपेयर्ड है। बेटा क्या है? बाकी ये अनपेयर्ड है, तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे। दोनों पेयर होंगे तो किस नजर आएंगे? 1 और 2। अब यहाँ पे 2 ये भी खाली हो गए, एक आगे और 3 ये। आप खुद सोचो, देखो होगा क्या? 6 पेयर आपको देना है, 6 पेयर आपको यहाँ पे भरना है। 6 पेयर इसने दिए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरना है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, तो ये पहले से क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएंगे, और पेयर होने से दो दो के जोड़े बन गए। जो 6 पेयर दिए वो 6 पेयर यहाँ से नहीं यहीं से भरे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेयर भरे जा रहे हैं। पी के 2 है, एस 1 है और पी के 3 है, तो इसका हाइब्रिडेशन D2sp3 हो जाएगा। तो आपको ये समझना है कि लो स्पिन है कि हाई स्पिन। तो याद रखो, अगर आपकी कहानी डी से शुरुआत होती है, मतलब ये ट्रिक वाला है, इनर ऑर्बिटल है, तो इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, निम्न चक्रण होगा, निम्न चक्रण होगा। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? ये हो गया आपका कौन सा? 27 वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा लो स्पिन। मतलब आपको सीधा समझना है कि अगर डी से शुरुआत हो रही है, अगर जो नए पेयर है वो डी से भरे जा रहे हैं, तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर आपका कंपाउंड इस टाइप का है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन या बाहर से भरे जा रहे हैं, तो ये हाई हो जाता है। अंदर है तो लो, बाहर है तो हाई। इनमें से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं लो स्पिन निम्न चक्रण, और बाहर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हाई कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण। अगला, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण बताना है। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बताएंगे? तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और आप बोलोगे सर इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ सर। तो आप बोलोगे सर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, तो मैं भी बता देता हूँ। निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगी, +2। कैसे होगी सर? यहाँ पे -4 और उधर जाएगा तो प्लस का 4, -2 2 हो जाएगी, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? Ar3d4s। आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भरने थे, यहाँ पे 6 भर दो, और यहाँ पे 8 भर दो, यहाँ पे 18 या 28 भरने थे। ध्यान रखो कैसे भरेंगे? 18 और 2 20 और 8 28, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे 0 हो गया। अब डी में कितने भरने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। डी में 8 इलेक्ट्रॉन में कैसे भरूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे। डी में 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, ये इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2 अनपेयर है, लेकिन एक बात ध्यान दो, 4s आएगा और 4p आएगा। तो यहाँ पर देखो Cn होता है, ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये 4 पेयर इसको देगा। तो 4 पेयर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ये पहले से पेयर हो जाएंगे। अब ये पेयर हो जाएंगे तो एक यहाँ पे भरा जाएगा, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, 3 पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, 4। सारे अनपेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 बोर आएगा, चुंबकीय आघूर्ण 0 आएगा।
आईयूपीएससी नेम बताना है इसका, फिर से आईयूपीएससी नाम आया, कैसे बताएंगे सर? पहले किसका नाम लिखे, इसका नाम लिखे, तो 2 मतलब डाई, अमाइन मतलब NH3 मतलब अमाइन, Ag मतलब सिल्वर, यहाँ पे +1 चार्ज है, इसकी तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो +1 चार्ज की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 1 आ जाएगी, और चार्ज है तो आयन आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? राइट आंसर हो जाएगा पहला, डाई अमाइन से लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। अगला हम देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज नेम्ड एज अमाइन। आईयूपीएससी नेम जो होते हैं निम्नलिखित में से किस लिगेंड में को आईयूपीएससी नामकरण में एमाइन लिखा जाता है, एमाइन कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया, देखो इसको एमाइन बोलते हैं, इसको एमाइन बोलते हैं। तो आप खुद देख लो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसको एमाइन बोलेंगे बेटा हम? इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, इसको कोबाल्ट बोलते हैं, इसको निकाय कार्बोनेट बोलते हैं। ये है जिसको आप एमाइन कहते हो, ये है जो इसको आप एमाइन कहते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये 30 का हुआ बेटा ए। इस तरह के हमने बेटा हर टॉपिक, इस चैप्टर के हर टॉपिक के आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्ट वाले भी आएंगे, सिंपल वाले भी आएंगे, और आईयूपीएससी नेम तो आएंगे आएंगे। जो कॉन्सेप्ट बताए वो अच्छे से समझ लेना, तो इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव आप कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एक बार और अच्छे से देखोगे और अच्छे से समझ जाओगे सारे कॉन्सेप्ट, ताकि आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए और इसके सारे क्वेश्चन आप कर पाओ। तो तब तक के लिए बेटा अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।